जो हमारा एक मिनट, जो हमारा 2 दिसंबर को देश रत्न कॉन्क्लेव हुआ, उसके पहले हम लोग राज्यपाल से भी मिले थे। हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम भी दिया था। बड़े खुशी के साथ बता रहे हैं कि अभी हाल में ही 3 दिसंबर जो राजेंद्र बाबू की जयंती है, उस दिन हमारे राज्यपाल ने, माननीय राज्यपाल जिसको मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, जिनके इनिशिएटिव से 3 दिसंबर एक छुट्टी डिक्लेयर हुआ है, हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पहला स्टेप है हमारा, जो पहला विक्ट्री है, और इसके बाद हम SOW की तरफ भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश मिश्रा। आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं मनीष सिन्हा जी की। मनीष सिन्हा जी की प्रारंभिक शिक्षा बिहार से हुई थी। उच्च शिक्षा हेतु ये बिहार के बाहर गए थे। बताते चले, मनीष सिन्हा वो शख्सियत है और उस परिवार से आते हैं जहां शिक्षा अपने पराकाष्ठा पे थी। जी, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद की। आइए बात करते हैं मनीष सिन्हा जी से कि जब बिहार से बाहर और फिर भारत से बाहर रहने के बाद भी वो भारत को अपने दिल में लिए वापस भारत आए हैं और बिहार और भारत के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारी मुलाकात अचानक मनीष सिन्हा जी से बड़ी पटन देवी पटना सिटी में हुई। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, शिक्षा, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपके स्वर्गीय दादाजी के बारे में क्या कहा गया था, और आपकी शिक्षा भी उसी स्तर की कही जाएगी। लेकिन बिहार की शिक्षा की बात करें तो उस स्तर पे आज भी बिहार नहीं आया है। आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझसे बात करने के लिए इस चैनल पे। शिक्षा ऐसा चीज़ है जिससे आपका जीवन बदलता है, और साथ ही साथ अगर बिहार को आगे बढ़ना है, बिहार को विकसित राज्य बनना है, तो शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी जो स्थिति है यहाँ पे, वो अगर आप बाकी दूसरे राज्य से देखिए या दूसरे देश से देखिए, तो बिहार काफ़ी पीछे है शिक्षा के मामले में। और ये हमारे नौजवान के लिए, हमारे यूथ के कैरियर को बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें बहुत सारा बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव नहीं, बदलाव छोटा वर्ड है, मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत है। और इस टेक्नोलॉजी के युग में जब आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े एडुटेक कंपनीज बन रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखिए, गांव के कई बच्चे जो जुझारू हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ के लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, रोज़ ऐसे एग्जाम्पल पढ़े। तो बिहार का जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा ना, 3 चीज़ मुझे लगता है बिहार में बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, दूसरा हेल्थ, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर। ये 3 चीज़ जब तक बिहार में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन सकता है। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में हुई। उच्च शिक्षा हेतु आप बाहर गए। उसके बाद हमारी जानकारी के अनुसार आपने नौकरी करी और बाद में खुद का अपना व्यवसाय भी खोला। ये सफ़र जो आपने तय किया, उस सफ़र के बारे में आप हमारे युवाओं को बताएं। जब हम लोग 12वीं में थे, तो हम साइंस कॉलेज से 12वीं करने के बाद बिहार में जो एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसको पास करके हम लोग REC वारंगल उस समय होता था, वहाँ पे गए। फिर हम कुछ दिन सरकारी नौकरी की है, भारत पेट्रोलियम में कैंपस इंटरव्यू से जॉब मिला मुझे। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी दुनिया में और भी बहुत चीज़ देखना है, समझना है। तो सरकारी नौकरी छोड़ के फिर हम अमेरिका गए पढ़ाई करने, और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और जो पूरा एक्सपीरियंस था, फिर मैं अमेरिका में रहा 12 साल, फिर वापस आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये देश तो बना हुआ है, वेस्टर्न कंट्री जो है वो ऑलरेडी विकसित था बहुत, उसमें हम और क्या योगदान दें। और उस समय के मुकाबले और अभी के मुकाबले में बहुत अंतर है। उस समय जो अमेरिका था और भारत था, उसमें देखिएगा तो बहुत अंतर था। हम लोग जब गए थे तो उसमें मॉल भी नहीं देखे थे, और जब अमेरिका लैंड किए, देखे मॉल, देखे हमको समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा भी कोई बिल्डिंग हो सकता है। रोड वैसा हम लोग कभी देखे नहीं थे। पर आज की जो जनरेशन है, जो पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किया, अब आप देखिए, हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास हाईवेज़ है, हमारे पास भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे G20 हुआ, वहाँ पर भारत मंडपम में वैसा नया पार्लियामेंट बना। तो भारत का जो विकास हो रहा है अभी, ये अब हम लोग जो जाते हैं, तो हम अपनी कंपनी है, हम वापस आके अपनी कंपनी स्टार्ट की है। अभी उसकी ऑफिस अमेरिका में है, दुबई में है।
अब हम जब घूमते हैं, जब दूसरे देशों में जाते हैं, तो वो डिफरेंस कम लगता है। या आज के नौजवान को जो डिजिटल माध्यम से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हम लोग के समय तो कुछ बाहर क्या होता है समझ में नहीं आता था, पर आज आप यहाँ के नौजवान जुड़े हुए हैं, तो वो जो गैप है वो कम हो रहा है। और धीरे धीरे अभी हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी में पहुँच गए हैं। हम लोग अभी 5th हैं, अगले 3 साल में 2 साल में हम लोग 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो संकल्प है विकसित देश का, वो मुझे होता हुआ एकदम दिख रहा है। और विकसित देश होना मतलब सिर्फ पैसा नहीं, मतलब हमको अपने सभ्यता को नहीं छोड़ना है, जो संस्कार है। जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत अंतर है। वेस्टर्न फिलॉसफी पावर ड्रिवन है, वहाँ पे जो अमीर है, जिसको पावर है, उसका इज्जत है, इसलिए वो लोग इतिहास भी लिखते हैं। पावर, जो राजा जीतते हैं वही लोग इतिहास लिखते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में संपन्नता है, मतलब पैसा के अलावा जो एक टोटल लोगों का विकास, मनुष्य का विकास, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने फिलॉसफी को नहीं छोड़ना है, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना है, और साथ में साइंटिफिक तरीक़ा से जो दुनिया में हो रहा है उसको लेते हुए हमें एक विकसित भारत को बनाना है और बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। सर, एक आप अपना ड्रीम लेके भी चल रहे हैं, जो आपका ही नहीं, बिहार और शायद पूरे भारतवर्ष का ड्रीम हो, इंडिया पॉजिटिव। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले आपने बापू सभागार में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी को लेकर, उनके स्टैचू को लेकर बात चली थी। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो हम लोग पिछले 10 साल से हमारी संस्था इंडिया पॉजिटिव, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, पूरे देश में फैली हुई है, देश विदेश में फैली हुई है। तो जब हम लोग राजेंद्र बाबू के ऊपर कार्यक्रम कर रहे थे पिछले 10 साल से, तो एक रियलाइजेशन आया कहीं नहीं कि राजेंद्र बाबू को वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। और आप पिछले 10 साल से अगर देखिएगा तो काफ़ी जो ऐसे बड़े महानुभूति थे जिनको देश भूल चुका था या जानबूझकर बुलाया था, उनको वापस सम्मान मिल रहा है। अब आप देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, तो उन सभी को वो सम्मान मिल रहा है। तो हमारे बिहार के राजेंद्र बाबू को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वे भी उसी स्तर के नेता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो और बिहार के लिए इतने बड़े रोल मॉडल, बिहार क्या पूरे देश के लिए इतने बड़े रोल मॉडल थे। तो उस कार्यक्रम का नाम हमने एक स्टैचू ऑफ विजडम की हमने परिकल्पना की है हमारी टीम ने, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा ही रहेगा। और चूँकि बिहार एक डेमोक्रेसी का मतलब यहीं से डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई थी 2500 साल पहले, तो गणराज्य बिहार है, जहाँ से वर्ल्ड में निकला। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो गणराज्य के थे वही बिहार के थे, तो स्टैचू भी बिहार में बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ को लेके हमारे स्टैचू ऑफ विजडम की जो ब्लूप्रिंट है उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को बहुत जन समर्थन मिल रहा है, पूरे हर एक कम्युनिटी या हर एक क्लास, हर एक जगह से हम लोग बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और इनफैक्ट जो हमारा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो बड़े बड़े लोग आए, नेता आए, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ही हम लोग इस पर पूरे तरह से इसका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। सर, हमारी जहाँ तक जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के NIL सेल के संयोजक भी हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य कहे जाएंगे। तो सर, जो अभी राम मंदिर बन रहा है, मैं धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन जो राम मंदिर बन रहा है, विपक्षियों का कहना है कि इससे नौकरी नहीं मिलेगी। और कभी जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई स्टंट अपना पॉलिटिकल खोज लेती है। तो राम मंदिर का मुद्दा या कहीं अगली बार मथुरा लेकर कृष्ण मंदिर का मुद्दा तो नहीं आएगा? देखिए, अभी हम लोग पूरा देश राममय है, तो अभी हम लोग 22 तारीख पर फोकस करें। देखिए, अपोजिशन का काम है बोलना। अपोजिशन जो वर्ड ही बना है ना, वो मुझे लगता है थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि जो पावर में नहीं है कि उनको खाली अपोज करना है। अपोजिशन का मतलब नहीं सिर्फ अपोज करना, जो सरकार अच्छा कार्य कर रहा है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि देश हित में कार्य कर रहा है। आप 5 साल के लिए आए सिर्फ अपोज करने के लिए नहीं, आप देश की प्रगति में भी आपको हिस्सेदारी करनी चाहिए। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, वो तो उनके पास ही तो सरकार थी पिछले 60 साल से, क्यों नहीं बन पाया राम मंदिर, अभी क्यों बन रहा है? ये बहुत बड़ा दिन है, 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा राम जी की, बहुत बड़े दिन है, इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये अगले 400-500 साल तक लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये 600-700 साल की गुलामी से हम लोग आज़ाद हो रहे हैं, कॉलोनियल माइंडसेट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और एक हम लोग फ्री होकर सोच रहे हैं, और दुनिया को हम लोग बता रहे हैं कि हमारे आदर्श श्री राम हैं।
और जब उनके बारे में लोग पढ़ेगा तो सोचेगा कि भारत का आदर्श इतना महान व्यक्ति है, तो हमारा दुनिया में हमारा जो इज्जत है वो आगे बढ़ेगा। और सर अगर बात करें निजी तौर पे मनीष सिन्हा जी को लेकर, तो क्या मनीष सिन्हा जी निकट भविष्य में राजनीति में प्रवेश करते हुए चुनाव लड़ेंगे? मैं ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में NRI प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश संयोजक हूँ और मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, और मैं काम करते रहूँगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। बिहार में खास करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत से सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। सर आप सवाल से कहानी काटते हुए निकल रहे हैं। हमारा सवाल है, क्या मनीष सिन्हा जी निकट भविष्य में राजनीति में प्रवेश करते हुए चुनावी अखाड़े में आएंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग पार्टी जैसे जैसे निर्देश देता है हम लोग कार्य करते हैं। तो अभी हम लोग, मेरा काम है पूरे विश्व के NRIs को जोड़ना, बिहार से बाहर जितने NRBs हैं उनको जोड़ना और पार्टी को मजबूत करना और बिहार को मजबूत करना। मैं उसी कार्य में लगा हुआ हूँ। धन्यवाद सर, ये थे मनीष सिन्हा जी। बाकी हमारा न्यूज़ अब खबर आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें मैसेज बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।